प्यारे विद्यार्थियों, पहले हमने प्रयोगवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं नई कविता। नई कविता और प्रयोगवाद देखने में एक समान लगते हैं, परंतु दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। इसी भिन्नता को देखते हुए प्रयोगवाद से नई कविता का जन्म होता है। जिस प्रकार हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ, यह काल 1953 ईस्वी के बाद का है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि प्रयोगवाद ही कालांतर में नई कविता के रूप में उभर कर सामने आया। इसलिए गिरिजा कुमार माथुर छाया वादेतर काव्य को वे छाया के बाद का जो काव्य है नई कविता के अंतर्गत मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह नई कविता को प्रयोगवाद का ही छद्म रूप स्वीकार करते हैं। वहीं नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से अलग मानते हैं। वास्तव में प्रयोगवाद की कविता में जो अतिशय बौद्धिकता और प्रयोगशीलता थी, नई कविता को इस अतिरेक से बचाया गया और नवीन शिल्प को महत्व दिया गया। नई कविता के जीवन हर पक्ष से जुड़ी हुई है। जो नई कविता है वो जीवन के जो हमारे जितने भी पक्ष हैं उन सभी से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार हमारे जीवन में आस्था और अनास्था, सुख दुख, जो कुंठाएं और पीड़ाएं हैं, राग विराग आदि संवेदनाएं हैं, नई कविता में विषयों का समावेश विषय वस्तु एवं शिल्प के स्तर पर किया गया है। इस कविता में भाषा की सहजता के साथ साथ अस्तित्ववादी मान्यताएं भी है। नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। क्षणों की अनुभूतियां संपूर्ण जीवन अनुभूति की साधक है। क्षणों को सत्य मान लेने का अर्थ होता है जीवन की एक एक अनुभूति, व्याथा एवं सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना। नई कविता के जो प्रमुख कवि है उनमें सबसे पहले नाम आता है केदारनाथ सिंह का, दूसरा नाम है शंभुनाथ सिंह, जो तीसरे हैं वह है धर्मवीर भारती, जो चौथे कवि हैं वह है धूमिल। केदारनाथ सिंह ये बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया नामक गांव में हुआ था। और केदारनाथ सिंह अजय के जो तीसरा सप्तक है जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, उनके 7 कवियों में से प्रमुख अर्थात पहला स्थान रखते हैं। उनका जो प्रथम कविता संग्रह है अभी 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसी काव्य संग्रह पर इसको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली गुप्त पुरस्कार, अनेक पुरस्कार दिए गए। केदारनाथ की जो कविताएं हैं उनकी विशेषता है अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषाई सिद्धपन, मानवता और अपने जीवन से जुड़े रहना। इनको जुड़ाव शाश्वत और सकारात्मक है। उनकी कविताओं में सर्वत्र निराशा में भी आशा की किरण दिखाई देती है। पतझड़ के बसंत की आहट सुनाई देती है। जन जन में मानव मूल्यों के संसार का उनका प्रयास भी हर पद में दिखाई देता है। उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य कवियों से कुछ अलग करती है, किंतु उच्च स्तर पर खड़ा करती है। किंतु उसकी प्रभाव महता नदी के समान अविरल है। वे काव्य की भाषा को परिष्कार करते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जो शंभुनाथ सिंह हैं, शंभुनाथ सिंह का जन्म देवरिया जिले के रावतपार नामक गांव में 1917 ईस्वी में हुआ था। शंभुनाथ सिंह ने कई पत्र पत्रिकाओं में कार्य किया। शंभुनाथ सिंह की जो काव्य यात्रा अत्यंत विकासशील रही। इनकी प्रारंभिक कविताओं पर छायावादी कविताओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। रूप रश्मि, छायालोक, दिव्य आलोक में ये छायावादेतर व्यक्तिवादी गीत कविता के कवि रहे हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय जीवन की आंदोलनकारी प्रवृत्तियों की छाप भी दिखाई देती है। और माध्यम जो काव्य संग्रह है, संग्रह में नई कविता के दौर का प्रभाव और उसकी स्पष्ट समझ है। खंडित सेतु जो काव्य संग्रह है में कवि शंभुनाथ सिंह काफी परिपक्व दृष्टि के रूप में सामने आते हैं।
नागफली के कांटे, बूढ़ा बरगद आदि कविताओं में शंभुनाथ सिंह ने प्रतीकों का सार्थक प्रयोग किया। व्यक्तित्ववादी गीत काव्य धारा में आने पर भी शंभुनाथ सिंह के गीतों में अपना सौंदर्य निखर कर आया है, जो रूप, विधान, परिणय, संवेदना, भाषा और छंद में लक्षित होता है। नई कविता की संरचना में गत्यात्मकता का समावेश शंभुनाथ से ही संभव हो सका है। उसके बाद धर्मवीर भारती। कवि धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। धर्मवीर भारती अजय के जो दूसरा सप्तक है 1951 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके कवियों में से एक है। 1960 ईस्वी में धर्मयुग साप्ताहिक के संपादक बनकर मुंबई चले गए, तो 1988 ईस्वी में वे संपादक पद से सेवानिवृत्त होकर के हो गई। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह में दो रचनाएं प्रमुख है, अंधा युग जिसका प्रकाशन 1955 और कनु परिया जो खंड काव्य है। यह दोनों काव्य प्रवर्तियां कृतियां नई कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अंधा युग नई कविता के दौर के रचना आंदोलन को समकालीन जीवन के संदर्भ में एक नया अर्थ प्रदान करता है तथा स्थिति की मूल्यहनता को महाभारतकालीन कथा के बीच अंकित करता है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रसन्न अनुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। भारती के गीतों में एक ऐसा खुलापन रहा है जो युवा मन को आकृष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। एक प्रकार का देसी स्वच्छंदतावाद भारती की रचना शक्ति में निरंतर देखा जा सकता है। सपना अभी भी ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें भारती ने ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों एवं मिथकों का सार्थक प्रयोग किया। इस रचना में आधुनिक जीवन की विसंगतियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित किया गया। भारती आधुनिक संवेदना के कवि है, अतः उनकी कुछ कविताओं को देखकर रोमानिक कवि नहीं ठहरा जा सकता। उनके अन्य दो कविता संग्रह भी प्रकाशित है, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा। इसी प्रकार धूमिल। कवि धूमिल का जन्म 1936 को वाराणसी के निकट खेवली गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम सुदामा प्रसाद पांडे है। नई कविता में धूमिल का नाम अपने काव्य के लिए विशेष रूप से चर्चित रहा। उनकी कविता में राजनीति और विरोध का स्वर प्रमुख रूप से मिलता है। धूमिल अपने काव्य संग्रह संसद से सड़क तक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। उनकी कविताएं आज़ादी, समाजवाद और जनतंत्र का तीक्ष्ण व्यंग्य करती है। उन्होंने अपनी कविताओं में हिंदुस्तान का एक नग्न यथार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं। पटकथा कविता समकालीन हिंदुस्तान की विसंगतियों को पूर्णतः उजागर करती है। धूमिल अपने समय की राजनीति का चरित्र व्यक्त करते हैं। जनता, जनतंत्र, गांधी के 3 बंदर, रोजगार दफ्तर, बजट का अंधेरा, कुछ भी हो वे कहेंगे। सच्ची बात यह है कि हर ईमान का एक चोर दरवाजा होता है जो संडास के बगल में खुलता है। धूमिल ने काव्य में ग्रामीण शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया। मोचीराम, नक्सलवाड़ी, गांव, किस्सा, जंतर जैसी उनकी प्रसिद्ध कविताएं देहाती जिंदगी के ठेठ चित्रों से भरी पड़ी है। धूमिल के प्रमुख 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वार्तालाप, अलफनामा, वक्तव्य धूमिल की कविताओं की शक्ति रही है। इसी प्रकार हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर चलते हैं। जो प्रवृत्तियां हमें इस प्रकार से हैं। जो पहली प्रवृत्ति है संत्रास, कुंठा, घुटन, दर्द जैसे भावों की अभिव्यक्ति। देखो कवि ने एक ही पंक्ति के माध्यम से कितने दर्दों को उठाया। नई कविता के कवियों का युग उनके मोह भंग का युग है। स्वतंत्रता से प्राप्त होने वाली आशाओं का सौपन इस समय तक टूट चुका था। इस काल के मानव ने बढ़ती हुई बेरोजगारी, अत्याचार आदि में जीवन जीने की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। इसलिए उसे स्वयं को समुचित रूप से शिथिल न देखने से उसके मन में संत्रास, कुंठा, घुटन एवं दर्द जैसे भाव उत्पन्न हो गए थे। ये सभी भाव व्यक्ति के कष्टों को अभिव्यक्ति देने वाले थे।
नई कविता के कवियों ने अपनी कविताओं में इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति की है। सुनो। जिंदगी है भार हुई, जिंदगी है भार हुई, दुनिया है बहुत बोर। क्या कहता है कवि? जिंदगी है भार हुई, दुनिया है बहुत बोर, धम्बी पाखंडी बहुरूपिये है बड़े लोग। क्या कहता है? जिंदगी है भार हुई, दुनिया है बहुत बोर, दम्भी पाखंडी बहुरूपिये है बड़े लोग। इसी प्रकार लघु मानव की प्रतिष्ठा, लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता की एक प्रमुख विशेषता लघु मानव की प्रतिष्ठा है। लघु मानव से अभिप्राय किसी ऐसी व्यक्ति से नहीं है जो किसी पाप, घृणा अथवा असुंदरता की प्रतिमूर्ति है, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति से जो दर्शन, संप्रदाय, राजनीतिक दल या वर्ग विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार नई कविता का कवि उपेक्षित व्यक्ति के जीवन, संदर्भों एवं संवेदनाओं को ग्रहण करके समाज और जीवन की परिधि को व्यापक बनाता है। उसके बाद है अस्तित्ववादी चिंतन। नई कविता में अस्तित्ववादी चिंतन कवि की संवेदना का अंग बनकर आया है। भारतीय चिंतन में मोक्ष पर गंभीर विचार किया गया है। इसी काल में द्वितीय विश्व युद्ध की भीषणता ने मानव को मृत्यु को वर्ण कर की स्थिति में ला दिया। इसलिए नई कविता के कवियों के व्यक्तित्व द्वारा इस चिंतन की अनुगूंज सहज ही सुनाई पड़ने लगती है। फिर आता है विरोध के स्वर। इस युग के कवियों ने युगीन स्थितियों के प्रति विरोध अथवा विद्रोह का स्वर मुखरित किया। स्वतंत्रता के पश्चात व्यक्ति जिन सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहता था, वे उसे जर्जरित होते हुए दिखाई पड़े। यह देखकर वह व्यथित हो गया, उसके जीवन में निराशा भर गई। इन कवियों ने समाज में फैली हुई विसंगतियों, अनाचार आदि विद्रोह भाव को अपनी कविता द्वारा साकार किया है। जैसे सदियों से कुचला गया मेरा घायल फन। क्या कहते हैं? सदियों से कुचला गया मेरा घायल फन, अब फुफकार कर तन गया है। क्या कहता है? सदियों से कुचल गया मेरा घायल फन, अब फुफकार कर तन गया है। अकेलेपन और अजनबीपन की अभिव्यक्ति। समाज और संसार की दुख दर्द भरी भागदौड़ और भीड़ से व्यक्ति का मन इतना भर चुका है कि वह अकेला रहना चाहता है। नई कविता में व्यक्ति के इस अकेलेपन और अजनबीपन के भाव अच्छी प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। श्रीकांत वर्मा ने इस प्रकार के भाव बार बार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, सच मानो मैं अकेला हूं। क्या कहता है? सच मानो मैं अकेला हूं, इतना अकेला जितना प्रत्येक नक्षत्र दूसरे से। देखो कहां कवि की जो कल्पना है। फिर आता है व्यंग्य की प्रवृत्ति। नई कविता में व्यंग्य की मात्रा अत्यधिक मिलती है। नई कविता का कवि मनोरंजन की कविता नहीं लिखता, बल्कि युग और परिवेश के प्रति सजग होकर भूख, बेरोजगारी, दुख दर्द, शोषण, कष्ट आदि परिस्थितियों को अपनी व्यंग्य भरी वाणी में प्रस्तुत करता है। देखो क्या कहता है? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। क्या कहता है? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बिल्कुल सही कहते हैं। उसके बाद अलंकार के प्रयोग में नवीनता। नई कविता में अलंकारों का प्रयोग नए ढंग का है। एक और पाश्चात्य कविता के प्रभाव से गृहीत नए अलंकार नए कवियों ने अपनाए हैं, और दूसरे जो प्रचलित अलंकार नई कविता में प्रयुक्त हुए हैं वे भी नयापन लिए हुए हैं। जैसे विशेष्य विपर्य। असफलताओं के घावों को मैंने मुस्कानों के रंगीन धागों से सिया है। असफलताओं के घावों को मैंने मुस्कानों के रंगीन धागों से सिया है। मानवीकरण अलंकार। सूरज रोता सा उगता, सूरज रोता सा उगता और हंसता सा छिपता यहाँ। बिंब। नई कविता के मूल्यांकन का एक प्रतिमान बिंब विधान होता है। प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह आदि ने बिंबों की सृष्टि की है और उसके महत्व को रेखांकित किया। नई कविता में बिंबों के अनेक प्रयोग देखने में आते हैं। जैसे सर्वे बिंब। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके सवर गीले हो गए हैं,
छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप। स्पर्श बिंब। लिपटा रजाई में, लिपटा रजाई में मोटे तकिए में धर कविता की कॉपी। लिपटा रजाई में मोटे तकिए में धर कविता की कॉपी। ठंडक में अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़ मैंने इस जीवन की गली गली मापी। गंध बिंब। जो नार हो चुकी मेहमान चले गए, जो नार हो चुकी मेहमान चले गए, बस पकवानों की गंध सारे घर में बसी रह गई। प्रतीक विधान। नई कविता के संदर्भ में प्रतीकों की व्यापकता देखने को मिलती है, परंतु यह प्रतीक परंपरा से अलग नए रूप में आए हैं। साहित्य में शेर वीरता का प्रतीक है, लोमड़ी चतुराई का, गिद्दड़ कायरता का। क्या कहता है? साहित्य में शेर वीरता का प्रतीक है, लोमड़ी चतुराई का, गिद्दड़ कायरता का। परंतु लाल रंग प्राचीन साहित्य में प्रेम का प्रतीक था और आधुनिक कविता में क्रांति का। जैसे लो कशितिज के पास वह उठा तारा, लो कशितिज के पास वह उठा तारा, अरे वह लाल तारा नैन का तारा हमारा, अरे वह लाल तारा नैन का तारा हमारा। फिर आते हैं इसकी भाषा संरचना के बारे में, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। नई कविता की संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए परंपरा से भिन्न भाषा की संरचना की गई है। नई कविता की भाषा कृत्रिमता और अलंकार आग्रह से मुक्त है। भवानी प्रसाद मिश्र ने नई कविता की भाषा के रूप को व्यक्त करते हुए लिखा है, जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख। नई कविता की भाषा भाषा का यह बहुत बड़ा गुण है। नई कविता में बोलचाल के तत्सम तद्भव देशज उर्दू प्रशंसा के गीत या स्वयं के सुख का निवेदन नहीं है, वह तो परिस्थितियों के पत्थरों को तोड़कर निकली है। नई कविता आधुनिक जीवन का प्रतिबिंब है।